हेलो फ्रेंड्स, मैं खुर्रम काज़मी। आज आपके लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट लेके आया हूँ। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हमारे बहुत से इंस्टॉलर्स जो हैं, स्पेशली स्प्लिट एयर कंडीशनर के इंस्टॉलर्स जो हैं, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं, सारी बेसिक केयर्स रखते हैं। जैसे इंडोर का हाइट कितनी होना चाहिए, 6-6.5 फीट मोस्ट सूटेबल हाइट है, क्योंकि हमको अपनी हाइट से ज़्यादा अननेसेसरली कूल करने से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद 8 फीट या 9 फीट या 10 फीट पे लगाएं, अननेसेसरली ऊपर की कूलिंग वेस्ट होती है। तो सारा सब कुछ अच्छे से करने के बाद हमने देखा कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि डिस्चार्ज के वॉल्व को ओपन करके और सक्शन से थोड़ा सा एयर निकाल रहे हैं। फिर जब उनको लगता है कि लिक्विड आने लगा तो बंद करके और सक्शन वॉल्व को खोल के एसी को ऑन कर देते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग वैक्यूम की बात करें तो पहले तो ये देखना होगा कि वैक्यूम करना क्यों है। वैक्यूम बेसिकली क्या है? जो भी हमारे यहाँ पे हवा का दबाव है, उसको हटाने का, उसको निकालने का नाम ही वैक्यूम है। कितना हवा का दबाव है यहाँ पे? बहुत, अगर हम पीछे जाएं तो देखेंगे कि एक साइंटिस्ट ने कहा कि यहाँ पृथ्वी पे, हमारी ज़मीन पे हवा का दबाव है। काफ़ी लोगों ने उसको डिनाई किया कि कैसे पॉसिबल है, हवा में तो दबाव दिखता नहीं है। तो उसने क्या किया, पारा लेके और एक शीशे का ट्यूब लिया, उस पर इंचेस के निशान लगाए, उस ट्यूब को वैक्यूम करके जब पारे पे रखा तो पारा करीब करीब 30 इंच ऊपर तक चढ़ा, क्योंकि पारे पर हवा का दबाव था। एक तसले में, कांसे में पारा लिया था उसने। जब 30 इंच पारा ऊपर चढ़ा तो उसने कहा कि यहाँ पे हवा का दबाव जो है वो 30 इंच पारे के हिसाब से है। खैर, आगे फिर और साइंस बढ़ी तो लोगों ने देखा कि तकरीबन जो कैलकुलेशन किया गया था 30 इंचेस का, उतना ही दबाव हवा का यहाँ पे मौजूद रहता है। तो इंचेस को अगर हम लोग सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें तो करीब करीब 76 सेंटीमीटर के आसपास होता है, क्योंकि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो 76 सेंटीमीटर पारे के हिसाब से यहाँ पे हवा का दबाव है। सेंटीमीटर को अगर हम मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो करीब करीब 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर है, तो 760 मिलीमीटर यहाँ पे हवा का दबाव है। मिलीमीटर को अगर माइक्रोन में कन्वर्ट करें तो 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन, मतलब 7,60,000 माइक्रोन हवा का दबाव यहाँ मौजूद है। इस हवा के दबाव को हटाने का ही नाम जो है वो वैक्यूम है। अगर हम लोग एयर कंडीशनर की बात करें तो जैसे आप लोग देखते हैं, अक्सर वीडियोस पे भी मैंने देखा कि हमारा इंस्टॉलर क्या कर रहा है, पूरा बढ़िया से काम करने के बाद डिस्चार्ज से रेफ्रिजरेंट को ओपन करता है, क्योंकि आउटडोर में पहले से कंपनी रेफ्रिजरेंट भर के बेचती है और वैक्यूम करके बाकायदा उसमें रेफ्रिजरेंट चार्ज किया जाता है। इंडोर हम लोग यहाँ लगाते हैं और उसका वैक्यूम नहीं कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज ओपन किया और जब सक्शन से, रिटर्न से गैस का प्रेशर आने लगा तो ट्यूब को हमने वॉल के साथ में फ्लेयर नेट को टाइट कर दिया और उस सक्शन वॉल को भी ओपन कर दिया। दोस्तों, एयर की क्वालिटी क्या है, उसको खींच के हम बाहर निकाल सकते हैं। गैस में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हवा से बोले कि चलो बाहर चलो और पूरी एयर जो है वो बाहर निकल जाए। अब यूँ समझिए कि कैपिलरी पूरे सिस्टम का सबसे महीन पार्ट है, उसके अंदर से गुजरने का रास्ता बहुत महीन बनाया गया है। और हमें पता है कि कैपिलरी से रेफ्रिजरेंट का लिक्विड पास होता है, और ये भी पता है कि अगर लिक्विड के रास्ते में ज़रा सा भी एयर का प्रेशर आ जाता है या एयर का एक बबल भी आ जाता है तो लिक्विड का बहाव जो है वो रुकने लगता है। अक्सर हम लोग देखते हैं, अक्सर ड्रेन का पाइप हमारा एसी से नीचे लटक के आया है और अगर वो बाल्टी में डूबा हुआ है और बीच में एयर का थोड़ा सा भी कॉलम आ गया तो पानी ऊपर से टपकना शुरू हो जाता है। अक्सर हम लोग अपनी बाइक में देखते हैं कि पेट्रोल ख़त्म हो गया, हमने दोबारा से उसमें पेट्रोल डलवाया और एयर गैप आ गया तो अब हम किक मार रहे हैं और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। फिर किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, थोड़ी सी एयर रिलीज करता है और हमारा लिक्विड का फ्लो कंटिन्यू हो जाता है। तो इसी तरह से अगर हमारे सिस्टम में ज़रा सी भी एयर चार्ज रह हो गई है तो क्या होगा, या रह गई है, निकाली नहीं है हमने, तो क्या होने वाला है कि वो लिक्विड के साथ चलेगी और कैपिलरी में जाके फंसेगी। जब एयर कैपिलरी में फंसेगी तो अब, क्योंकि पूरे सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को घुमाने की जिम्मेदारी हमारे कंप्रेसर की है, तो क्या होगा, कंप्रेसर के ऊपर
प्रेशर बढ़ेगा। जब कंप्रेसर पे प्रेशर बढ़ेगा तो वैसे ही कंप्रेसर हाई प्रेशर के ऊपर रहता है। अगर हमने R22 चार्ज की है तो 270, 280, 300 पाउंड के आसपास प्रेशर होता है हेड के ऊपर। अगर R400A चार्ज की है तो 450, 500 पाउंड के आसपास प्रेशर होता है। और एयर की बात करें तो एयर में नाइट्रोजन होती है, मैक्सिमम पार्ट नाइट्रोजन को होता है, 76, 78, 80% तक नाइट्रोजन होती है, 17-18% ही उसमें ऑक्सीजन होती है। तो क्या होगा दोस्तों, ये हमारी एयर, इसके अंदर मौजूद नाइट्रोजन जिसका हेड प्रेशर 3000 पाउंड के आसपास होता है, उसको हमारे कंप्रेसर का पिस्टन या रोटर उसको कंप्रेस नहीं कर पाएगा और वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होने वाली। तो क्या होगा, फिर कैपिलरी में जाके वो अटकेगी। जब कैपिलरी में अटकेगी तो हमारे कंप्रेसर को फिर एडिशनल काम करना पड़ेगा उसको आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसे एयर कंडीशनर्स, ऐसे स्प्लिट एयर कंडीशनर जिसमें ज़रा सी भी एयर रह जाती है, उनकी वॉटेज बढ़ जाती है। वॉटेज बढ़ जाती है तो एम्पियर बढ़ जाते हैं। एम्पियर बढ़ जाते हैं तो वाइंडिंग पे हीट का लोड बढ़ जाता है। वाइंडिंग ज़्यादा हीट होती है तो कंप्रेसर ज़्यादा हीट होता है। कंप्रेसर ज़्यादा हीट होता है तो लाइन पे भी उसका लोड पड़ता है। कंप्रेसर ज़्यादा हीट होता है तो परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है, ट्रिप होने लगता है कंप्रेसर। तो यूँ समझिए कि अगर हम लोग कभी देखते हैं ना कि ब्लड चढ़ाया जा रहा है या किसी को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, तो क्या कोशिश करते हैं कि उसमें से एयर का एक भी बबल बॉडी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स को भी पता है कि अगर हम एयर कहीं बॉडी में डाल देंगे तो वो जाके हो सकता है हार्ट में, हो सकता है किसी जगह पे ब्लॉकेज पैदा करे। तो सेम हमारे एयर कंडीशनर के साथ भी है। तो दोस्तों, पूरी कोशिश कीजिए कि एक वैक्यूम पंप के साथ आप जाइए और अच्छे से का मतलब ये कि 10 से 15 मिनट अगर अच्छा वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप में और कंप्रेसर से वैक्यूम करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वैक्यूम पंप जो है वो 2 माइक्रोन तक भी वैक्यूम कर सकता है और एयर कंडीशनर में अगर 1500 माइक्रोन के नीचे वैक्यूम हो गया है तो सैटिस्फैक्टरी है। 500 माइक्रोन के नीचे ले आए हैं तो बहुत अच्छी बात है और वो एक वैक्यूम पंप से ही पॉसिबल है। डबल स्टेज का है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप एसी को वैक्यूम करेंगे, अगर 2 एसी पास-पास लगे हैं, एक को प्रॉपर आपने वैक्यूम किया है, दूसरे को बिना वैक्यूम के गैस चार्ज कर दी है, आप दोनों का वेरिएशन देख लीजिएगा। जिसको वैक्यूम नहीं किया है, कंडेंसर ज़्यादा गर्म होगा, कंप्रेसर ज़्यादा आवाज़ करेगा, एम्पियर ज़्यादा लेगा, वॉटेज ज़्यादा होगी, स्टॉपेज में भी प्रॉब्लम होगी, रीस्टार्ट में भी प्रॉब्लम होगी, लाइन पे लोड ज़्यादा पड़ेगा। और जिसको आपने प्रॉपर वैक्यूम किया है, अब उसकी कैपिलरी में, उसकी आर्टिलरी में एयर का ब्लॉकेज नहीं होने वाला है। तो क्या होगा, रेफ्रिजरेंट स्मूथली उसमें फ्लो करेगा। तो क्या है, जिस कस्टमर के लिए हम ये काम कर रहे हैं उसका वॉटेज भी कम रहने वाला है, एसी का नॉइज़ भी कम रहने वाली है, कूलिंग इफेक्ट भी ज़्यादा क्वालिटी का आने वाला है और परफॉर्मेंस भी अच्छी होने वाली है, लाइफ भी ज़्यादा होने वाली है। तो दोस्तों, एक अच्छा वैक्यूम पंप लीजिए, एक वैक्यूम गेज लीजिए और अपने सिस्टम को, अपने एयर कंडीशनर को, अपने स्प्लिट एयर कंडीशनर को चार्जिंग ओपन करने से पहले, रेफ्रिजरेंट ओपन करने से पहले ज़रूर वैक्यूम कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।